लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक घात स्वतंत्र क्या होती है और एक घात परतंत्रता क्या होती है। हमने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर लिए थे जो मैंने आप लोगों को सेंड किए थे। अब उनके बेसिस के ऊपर हमारी थ्योरम से 2-3 दिन में ये यूनिट कंप्लीट, यानी इसका मतलब आपका ये पेपर कंप्लीट है आपका 2-3 दिन में। ठीक है, देखिए अब हमारी बेसिस के ऊपर थ्योरम है, किसी सदिश समष्टि V के अशून्य सदिशों का समुच्चय V1 V2 अप टू Vn एक घात परतंत्र होगा यदि और केवल यदि जब कोई एक V के अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एक घात संचय होगा जहां के 2 से n के बीच में लाई कर रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, मेरे पास एक सदिश समष्टि है V, इस सदिश समष्टि V के अशून्य सदिश हैं V1 V2 Vn और ये क्या है, अशून्य सदिशों का समुच्चय। तब ये V एक घात परतंत्र यानी आश्रित भी बोल सकते हैं, एक घात परतंत्र होगा अगर जब किसी एक V के को यानी इनमें से V1 V2 Vn में से किसी में भी एक V के को उसके पूर्ववर्ती सदिशों यानी उससे पहले वाले सदिशों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर V3 ले तो V3 से पहले इसके पूर्व सदिश कौन से, V1 V2, यानी हम V3 को लिख दे α1 V1 प्लस α2 V2। आगे बात तो k की वैल्यू 2 से n के बीच में लाई करेगी। और अगर किसी एक सदिश vk को उसके पूर्ववर्ती सदिशों के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं, तो जो ये मेरी सदिश समष्टि है v, ये कैसी होगी, एक घात परतंत्र होगी, यानी एक अल्फा ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबंध की आवश्यकता, मैंने मान लिया कि जो V1 V2 Vn है वो कैसे हैं, एक घात परतंत्र। और चूंकि हमें के 2 से n के बीच में दिया यानी V2 से Vn के तक है, V1 नहीं है, तब 2 और n के मध्य के वह पहला पूर्णांक होगा जिसके लिए V1 V2 Vk क्या है, एक घात परतंत्र है। हमने ये तो मान लिया कि ये Vi कैसे एक घात परतंत्र है, तो 2 से n के बीच में एक के पहला ऐसा पूर्णांक होगा जो जिसके लिए ये V1 V2 Vk कैसे है, एक घात परतंत्र है। तब ऐसे अल्फाइज जहां पे वे सभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि एक घात परतंत्र है तो कम से कम एक अल्फाइज ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब ऐसे अल्फाइज विद्यमान होंगे कि α1 V1 प्लस α2 V2 अप टू अल्फा के Vk इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इन α1 α2 α3 इन सभी के कोई भी मान हो, लेकिन अल्फा के क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर अल्फा के 0 हो गया तो ये हमें क्या मिलेगा, k-1 तक का एक घात परतंत्र संबंध प्राप्त होगा, जो कि मेरी डेफिनेशन का क्या करता है, खंडन करता है। क्योंकि मेरी डेफिनेशन ये कह रही थी कि V1 से जो Vk है वो एक घात परतंत्र है। अगर यहाँ अल्फा के 0 हो गया तो यानी ये भी 0, यहाँ सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, Vk-1 तक की बचेगी कि Vk-1 एक घात परतंत्र है, जो कि मेरी दी हुई डेफिनेशन का क्या करता है, खंडन करता है। इसलिए यहाँ पे बाकी अल्फाइज के मान तो कुछ भी हो, लेकिन जो अल्फा के होगा वो कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है ये चीज। नाउ यहाँ से अल्फा के Vk की वैल्यूज क्या हो गई, माइनस α1 V1 माइनस α2 V2, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले गई, माइनस अल्फा k-1 Vk-1, यानी Vk इज इक्वल टू अल्फा के से पूरी को मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए α1 α2 अल्फा सभी किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड f को बिलोंग करते हैं, अल्फा के भी फील्ड f को बिलोंग करते हैं, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, f को ही बिलोंग करेगा। तो Vk को देखिए हमने उसके पूर्ववर्ती सदिशों के एक घात संचय में लिख दिया। Vk से पहले k-1 तक के सदिश होंगे और Vk को k-1 तक के सदिशों में लिखा है, तो यानी Vk को अपने पूर्ववर्ती सदिशों के एक घात संचय में लिखा जा सकता है। क्लियर है। नाउ अब है प्रतिबंध की पर्याप्तता। हमने मान लिया कि सदिश Vk को उसके पूर्ववर्ती सदिशों के एक घात संचय के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। ये मैंने और मुझे अभी प्रूफ कर रहा है कि सदिश कैसा है, एक घात परतंत्र है। Vk को मैंने उसके पूर्ववर्ती सदिशों के एक घात संचय के रूप में लिख दिया, जहां ये सारे अल्फाइज किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड f को बिलोंग करेंगे। Vk को इधर ले आओ, जब Vk को इधर लेके क्या होगे तो माइनस में आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब देखिए यहाँ पर α1 α2 अल्फा k-1 इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 0 हो या नहीं हो, लेकिन एक गुणांक ऐसा मिला है Vk का जो क्या है, -1 है, जो कि शून्य नहीं है। यानी V1 V2 Vk क्या है, एक घात स्वतंत्र है। आगे बात समझ में। तो हमें यहाँ पर एक अल्फाइज ऐसा मिल गया है जिसका मान क्या है, शून्य नहीं है, तो V1 V2 Vk क्या है, एक घात स्वतंत्र है। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 को मैं लिख सकती हूँ आगे, अल्फा k+1 Vk+1
अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा के प्लस 1 से अल्फा एन की सारी वैल्यूज क्या है 0। जैसे 0 पुट कर दोगे आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। अब देखिएगा v1 से लेके vn के सभी गुणांक क्या है शून्य नहीं है, इसीलिए v1 v2 vn क्या एक घात परतंत्र, सॉरी ये एक घात स्वतंत्र नहीं, यहाँ पे एक घात परतंत्र कीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक गुणांक शून्य नहीं है इसलिए एक घात क्या है परतंत्र है। अब यहाँ v1 से vn के सभी के गुणांक शून्य नहीं है, तो जो मेरा सदिश है v1 से लेके vn तक वो कैसा है एक घात परतंत्र है। कुछ नहीं किया, vk को उसके पूर्ववर्ती सदिशों के रूप में लिख दिया, vk को उधर लेकर गए तो उसका कोफिशिएंट -1 आया, यानी एक गुणांक ऐसा मिल गया कि जो कि शून्य नहीं है, यानी vk इसका एक घात परतंत्र है। इसी समीकरण को मैं सोल्व आउट करके लिखती हूँ, तो k तक की टर्म है, k+1 से n तक की टर्म लिख दी, जहां पर k+1 से अल्फा n तक क्या होंगे सारे 0 होंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घात स्वतंत्र होता है। ये मेरे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सदिशों का एक घात स्वतंत्र समुच्चय, कि आपके एक घात स्वतंत्र समुच्चय है आपके पास, हमें प्रूफ करना है कि उन सदिशों के एक घात स्वतंत्र समुच्चय का जो भी अरिक्त उपसमुच्चय होगा वो भी कैसा होगा एक घात स्वतंत्र होगा, यानी एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी कैसा होता है एक घात स्वतंत्र होता है। देखिए मैंने मान लिया कि जो ये S है जिसमें n सदिश हैं, ये क्या है S सदिश समष्टि V के सदिशों का एक घात स्वतंत्र समुच्चय है। मैंने S को सदिश समष्टि V का एक घात स्वतंत्र समुच्चय मान लिया, तब ऐसे अल्फाइज विद्यमान होंगे क्योंकि एक घात स्वतंत्र है। डेफिनेशन लगाइए तो α1 v1 प्लस α2 v2 अप टू अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू 0, जहां ये α1 α2 α3 अल्फा एन सारे क्या होंगे 0 होंगे। क्लियर है। अब ये तो एक घात स्वतंत्र हो गया, अब मुझे इसका क्या मानना है उपसमुच्चय को उपसमुच्चय मानना है, जिसे क्या प्रूफ करना है एक घात स्वतंत्र प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया कि S का एक अरिक्त उपसमुच्चय है S1 जिसमें कितने एलिमेंट हैं, सॉरी ये n नहीं है ये m है, ये m है, जिसमें कितने एलिमेंट है v1 से vm तक के एलिमेंट, और m की वैल्यू कहां तक लाई करेगी 1 से लेके n तक लाई करेगी। ये क्या है S का अरिक्त उपसमुच्चय। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ये S1 है वो कैसा एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है, यानी ऐसे α1 α2 αm इस प्रकार विद्यमान होंगे कि α1 v1 प्लस α2 v2 अप टू αm vm इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नाउ समीकरण 2 से देखिए यहां तक की टर्म तो है, मैं आगे की टर्म को लिख सकती हूँ 0 इंटू वी एम प्लस 1 प्लस 0 इंटू वी एम प्लस 2 अप टू 0 इंटू वी एन इज इक्वल टू 0। चूंकि हमने पढ़ा था कि v1 से vn तक की टर्म कैसी है सारी एक घात स्वतंत्र है, मैंने यहीं पे भी ये प्रूफ किया था कि जो s है वो कैसा है एक घात स्वतंत्र है। m की वैल्यू कहां से लाई कर रही है 1 से लेके n तक के बीच में लाई कर रही है, यानी यहीं पे बीच में होगी। अगर s मेरा एक घात स्वतंत्र है तो इसका मतलब है कि इसके बीच में जितने भी अल्फाइज हैं वो भी कैसे हैं एक घात स्वतंत्र, यानी 0 है उनका मान। तो यानी v1 v2 vn सारे क्या है एक घात स्वतंत्र है, अर्थात α1 α2 αm सभी की वैल्यू क्या है 0 है। अतः एक घात स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय S1 भी क्या है एक घात स्वतंत्र है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यदि किसी परिमित समुच्चय A का कोई उपसमुच्चय B एक घात परतंत्र हो तो समुच्चय A भी एक घात परतंत्र होगा। थ्योरम दोनों में स्टेटमेंट अलग आएगा। स्वतंत्र की कह रही थी कि अगर मेरे पास कोई सेट है एक घात स्वतंत्र है तो उसका प्रत्येक उपसमुच्चय भी कैसा होगा एक घात स्वतंत्र है। यहाँ ये कह रहा है कि मेरे पास एक सेट है, वो सेट कैसा है परिमित है। अगर उस परिमित समुच्चय का कोई उपसमुच्चय एक घात परतंत्र है तो समुच्चय भी कैसा होगा एक घात परतंत्र होगा। तो ये परिमित समुच्चय A है, इसका उपसमुच्चय B आपको एक घात परतंत्र दिया हुआ है। मुझे ये प्रूफ करना है कि जो A है वो भी कैसा है एक घात परतंत्र है। ठीक है, तो मान लिया A इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vk अप टू vn तक के एलिमेंट। ठीक है, B मैंने मान लिया vk तक के एलिमेंट। B क्या है A का उपसमुच्चय है क्योंकि इसमें k एलिमेंट है जो A में उपस्थित है, और साथ ही हमें क्या दिया है B कैसा है एक घात परतंत्र है। अगर B एक घात परतंत्र है यानी α1 v1 प्लस α2 v2 अप टू अल्फा के vk इज इक्वल टू 0, जहां ये सारे अल्फाइज किसको बिलोंग करेंगे फील्ड को तो बिलोंग करेंगे, लेकिन सारे शून्य नहीं है। कम से कम एक अल्फाइज तो ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा।
अतः समीकरण 1 से अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा k vk प्लस अल्फा k प्लस 1 vk प्लस 1 अप टू अल्फा एंड vn इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 से मैंने लिखा है, तो यानी इसका मतलब है कि अल्फा k प्लस 1 से अल्फा n तक की जो वैल्यूज है वो क्या है, 0 है। अब देखिए समीकरण 2 है, उसमें सभी के गुणांक शून्य नहीं है क्योंकि आपने इसे एक घात परतंत्र प्रूफ किया है। अब यहाँ अल्फा k प्लस 1 से तो अल्फा 1 0 है, लेकिन जो 1 से लेके k तक है इसमें तो सारे 0 नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन तो आपको यही कह रहे हैं यहाँ तक के तो कैसे एक घात परतंत्र है, यानी एक अल्फाइज ऐसा है जो 0 नहीं है। और n एलिमेंट तो किसके थे, a के थे, तो यानी समीकरण 2 के सभी गुणांक शून्य नहीं है, यानी a यानी v1 v2 vn कैसा है, एक घात परतंत्र है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यदि V एक सदिश समष्टि है तथा S के परिमित शून्येतर सदिशों का एक उप समुच्चय है तो S एक घात परतंत्र होगा यदि और केवल यदि S के कुछ अवयवों को शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सके। देखिए ये क्या कह रहा है, V एक सदिश समष्टि है, S इस V का क्या है, एक उप समुच्चय, कैसा है, परिमित शून्येतर सदिशों का, यानी अशून्य सदिशों का, जैसे परिमित सदिश है और कैसे है, अशून्य सदिश है। V एक सदिश समष्टि है, S इस सदिश समष्टि V का एक परिमित अशून्य सदिशों क्या है, उप समुच्चय है। मुझे प्रूफ करना है कि अगर ये S एक घात परतंत्र है तो S के कुछ अवयवों को उसके शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं, और अगर S के कुछ अवयवों को एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो S क्या है, एक घात परतंत्र है। क्लियर है, मुझे ये प्रूफ करना है ना। तो मैं सबसे पहले लेके चलती हूँ कि जो दिया हुआ सेट है S वो कैसा है, एक घात परतंत्र है, और मुझे ये प्रूफ करना होगा कि S के कुछ अवयवों को उसके शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए दिया है कि S इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vn क्या है, एक घात परतंत्र है। तब ऐसे अदिशों ये अल्फा जो सभी 0 नहीं होंगे, क्योंकि एक घात परतंत्र दिया हुआ है स्टेटमेंट में, एक घात परतंत्र है, इसका मतलब है कि सारे अल्फाइज क्या है, 0 नहीं है। तब ऐसे अदिशों अल्फाइज का अस्तित्व होगा कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू अल्फा एंड vn इज इक्वल टू 0, यानी समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा vi इज इक्वल टू 0। क्योंकि S क्या है, एक घात परतंत्र है, एक घात परतंत्र है तो कम से कम एक अल्फाई तो ऐसा मिलेगा जो शून्य नहीं है, और हमने मान लिया कि वो अल्फाइज कौन सा है, अल्फा k है जो कि शून्य नहीं है, यानी अल्फा k इज नॉट इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन से देखिए यहाँ i बराबर 1 से n है तो इसी के बीच में k भी उपस्थित होगा, तो मैंने यहाँ पर i को k के बराबर ना लेकर बाकी की वैल्यूज तो लिख दी, i इज इक्वल टू 1 टू अल्फा vi, इसमें k विद्यमान नहीं है, 1 है, 2 है, k माइनस 1 है, k प्लस 1 है, k की टर्म खोल दी, अल्फा k vk इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो गया, माइनस अल्फा k vk इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1, i इज नॉट इक्वल टू k अप टू n अल्फा vi, यानी vk इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, जहाँ i इज नॉट इक्वल टू k अल्फा अपॉन अल्फा k vi। तो यानी ये सारे एलिमेंट किसके हैं, S के है, यानी S के एक अवयव vk को S के शेष बचे सदिशों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है। अब मैं मानकर चलती हूं कि अगर S के एक अवयव को शेष बचे सदिशों के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं तो S कैसा होगा, एक घात परतंत्र होगा। तो माना Vj जो कि S का ही एलिमेंट है, इस Vj को S के शेष बचे अवयवों के एक घात संचय में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात Vj इज इक्वल टू बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 अप टू बीटा j माइनस 1 vj माइनस 1 प्लस बीटा j प्लस 1 vj प्लस 1 अप टू बीटा n vn। इस Vj को इधर ले आइए तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 इंटू Vj। अब देखिए बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इनकी वैल्यूज कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम एक गुणन माइनस 1 ऐसा मिला है जो कि 0 नहीं है। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको एक कोफिशिएंट तो मिल गया माइनस 1 जो कि क्या है, 0 नहीं है, यानी v1 v2 vn कैसा है, एक घात परतंत्र है, यानी S भी क्या है, एक घात परतंत्र है। क्लियर है। तो ये थ्योरम्स थी आपकी, चारों थ्योरम्स को क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हम आधार और वीमा पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके थ्योरम्स है, उसके बाद ये आपकी यूनिट यानी पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी यूनिट में तो आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, मुझे बता देना, मैं उसको समझा के भेज दूंगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बता देना कमेंट में।